गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में आपको मैं 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। यह वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए जो अभी अभी 2023 में मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत खास रहने वाला है। अभी आराम से आप 10 प्रश्नों के जवाब को इजीली समझ लीजिए और इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लौसा 50 हो तो उनका गुणनफल है। चलिए तो फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा कितना है? 25। यानी फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूं। मौसा आपका है बुआ जी 25, ठीक है। और लौसा कितना है बुआ? 50। देख लीजिए यहाँ पे 50 दिया गया है, 25 दिया गया है। अब उनका गुणनफल, उनका मतलब किनका? अरे जो दो संख्या की बात हो रही है ना, जिन दो संख्याओं की बात हो रही है उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल पूछा जा रहा है। तो हम लिखते हैं संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का क्या बुआ? गुणनफल। तो आपको एक सूत्र याद रखना चाहिए दो संख्याओं के लिए। दो संख्याओं का लौसा गुना मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। फिर से सुन लीजिए, दो संख्याओं का लौसा गुना मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप आराम से लौसा में मौसा से गुना कर दीजिए। तो यानी कि 50 में 25 से गुना कर दीजिए। 25 पचे 125, एक जीरो डाल दीजिए। यही है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1250, जो आपका सही ऑप्शन हुआ। बस जहां भी 1250 नजर आ जाए इस क्वेश्चन के लिए उसमें टिक कर दें और 1 नंबर का हकदार हो जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? दो सिक्कों की युगपत उछाल में मतलब आपके हाथ में दो सिक्के हैं, आपने दोनों को एक साथ उछाल दिया, ये हुआ युगपत उछाल का मतलब। ये हुआ युगपत उछाल का मतलब। आपके हाथ में दो सिक्के हैं और दोनों को आपने क्या किया? उछाल दिया। उछालने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि कुल संभावित परिणाम क्या होता है। प्रायिकता के किसी भी क्वेश्चन को बनाने जाए तो पहले आप ये देखें कि जिस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है उसमें कुल परिणामों की संख्या कितनी है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले संभावित कुल परिणाम। चलिए तो संभावित कुल परिणाम में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? HT से गुना कर देंगे। HT से गुना कर देंगे। कहिएगा सर क्यों HT में HT से गुना कर दीजिएगा? क्योंकि एक सिक्का पे हेड और टेल होता है और दूसरा सिक्का पर भी हेड और टेल होता है और हमें दोनों सिक्का को एक साथ उछालना है। तो हमारा रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? H में H से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलजेब्रा की तरह H² नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे। H में T से गुना करेंगे तो HT लिखेंगे। T में H से गुना करेंगे तो TH लिखेंगे और T में T से गुना करेंगे तो TT लिखेंगे। तो संभावित कुल परिणाम हो गए स्टूडेंट्स 4। कितने? 4 परिणाम हो गए कुल संभावित परिणाम। अब हमको एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता चाहिए तो घटना को हम ई मान लेते हैं। एक भी हमको शीर्ष हेड नहीं चाहिए। तो इसमें तो भैया 2 हेड है, इसमें तो 2 हेड है, इसमें तो 1 हेड है, इसमें तो 1 हेड है। हमें तो प्रश्न में कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं चाहिए। इसका मतलब आपका घटना है TT। आपका घटना क्या हुआ? TT। इसमें एक भी शीर्ष नहीं है, एक भी हेड नहीं है। तो आप लिख दीजिए इसमें TT। अब आपका प्रायिकता के लिए फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, PE बराबर NE बटा NS। अब NE मतलब E के भीतर कितने एलिमेंट है?
कहीं गलती से 2 एलिमेंट ना बोल दीजिएगा, ये टीटी जो है एक एलिमेंट मतलब एक सदस्य में गिनती हो रहा है, क्योंकि इसको 2 गिनिएगा तो फिर तो इसको 8 कहिएगा। यहाँ पे कितने परिणाम है देख लीजिए, 1 2 3 4, जब इसमें चार परिणाम है तो फिर ये टीटी तो एक ही परिणाम गिनती हो रहा है ना, तो ये टीटी को 1 बोलेंगे और एनएस, एस में इसी को एनएस बोल, कुल संभावित परिणाम को ही हम एनएस भी बोलते हैं। तो एनएस हो गया 1 2 3 4, तो एनएस है यहाँ पे 4, तो 1/4 आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल है x² + 1/x² बराबर 20, तो x + 1/x का मान क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है भैया। चलिए 3 नंबर सवाल का सलूशन भी दिखाता हूं मैं। x + 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए, आराम से आंसर मिल जाएगा। x + 1/x का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर आप सभी विद्यार्थियों को पता है, a² + 2ab + b स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर है ना, तो लिख दो ना भैया, a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x से x का कहानी खत्म हुआ। अब x² जोड़ 1/x² का वैल्यू जरा देख लीजिए, x² जोड़ 1/x² का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे इतना के चलते तो आप 20 डाल दीजिए, प्लस यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया 22। और जब इस पर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो क्या करोगे सर, रूट लगावेंगे, तो √22 इसका आंसर हो गया। तो आपका प्रश्न था कि x + 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो x + 1/x का वैल्यू हो गया √22, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 4 का सलूशन देखिए आप लोग। यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा? चलिए तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया गया है प्यारे बच्चों, वो है x² - 4x + 1। आप तमाम विद्यार्थियों को पता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, और इसमें कंडीशन भी है कि a ≠ 0। अगर a 0 हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा। क्या बवाल हो जाएगा? 0 में x² से गुना करेंगे, x² स्वाहा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब x² ही खत्म हो जाएगा तो द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं, वो तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसमें कंडीशन है कि b 0 हो भी सकता है, c 0 हो भी सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो द्विघात बहुपद के अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। चलिए तो ये जानकारी तो आपको पहले से है, हमको क्या करना है इससे देखिए। अल्फा बीटा इसके शून्यक है, अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा × बीटा का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है c/a। आप जरा तुलना कीजिए, c के जगह कौन संख्या दिखाई दे रहा है? 1। a के जगह कौन संख्या दिखाई दे रहा है? 1। 1 में 1 से भाग दोगे कितना होगा? 1। आंसर हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव तो बस थोड़ा थोड़ा सॉल्व करोगे, आंसर आते जाएगा, हो गया। चलिए सवाल नंबर 5 में आइए। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक इसका क्या होगा? ठीक है, तो एक प्यारे बच्चों फॉर्मूला है आपके लिए, एक फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है आपके लिए। चलिए फॉर्मूला है बउआ सा, माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका।
यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में ये संबंध होता है। कई एक बार तो ये फॉर्मूला ही आप लोगों से पूछ दिया जाता है, कई एक बार तो ये फॉर्मूला ही आपसे पूछ दिया जाता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका, यही है मीन, मीडियन एंड मोड में रिलेशन, संबंध। तो अब इसी संबंध के जरिए हम लोग अभी आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए तो किसका किसका वैल्यू दिया है, माध्य का वैल्यू दिया है और माध्यिका का वैल्यू दिया है और बहुलक का वैल्यू व्हाट पूछा है। तो हमें जिसका जिसका मान पता है, माध्य का वैल्यू पता है और माध्यिका का वैल्यू पता है, तो जिसका जिसका वैल्यू हमको पता है उसका उसका वैल्यू डाल देंगे और जिसका नहीं पता है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए कैसे कैसे करके दिखाते हैं। माध्य का वैल्यू 27, तो माध्य का वैल्यू 27। आइए माइनस बहुलक का वैल्यू तो निकालना है भैया, तो बहुलक आप चुपचाप लिख दो यहां से, आपको तो बहुलक निकालना है। बराबर 3 अपने जगह पर, माध्य तो माध्य 27, तो यहाँ पे 27 लिख लो, माइनस माध्यिका तो माध्यिका आपका 33, तो यहाँ पे 33 लिख लो। 27 माइनस बहुलक, 27 माइनस बहुलक बराबर 3 गुना, जब 27 में से 33 घटेगा तो माइनस में 6 आएगा। कितना आएगा बुआ? माइनस में 6 आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस में होगा। अब क्या होगा? 27 माइनस बहुलक, 27 माइनस बहुलक, माइनस में 36 18, 6 गुना 3 18 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस 18 हुआ। अब माइनस 18 को इधर बुलाएंगे यानी बराबर के पहले, तो ये प्लस 18 हो जाएगा। अब माइनस बहुलक उधर जाएगा तो प्लस बहुलक लिखा जाएगा। ऐसा मैथ्स का रूल है। अब 27 में 18 जोड़ेंगे, 8 7 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 1 4, तो 45 बराबर बहुलक। तो आपका सही आंसर हो गया बुआ सा 45। तो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें 18 17 बहुत कुछ दे देगा, लेकिन आपको उससे क्या मतलब? आपको तो 45 से मतलब है, तो आप 45 में टिक मार लेना और 1 नंबर ले लेना। ठीक है, तो अभी हम दिखाते हैं 6 का सॉल्यूशन आपको। आइए तो सवाल नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसके लिए आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, 1 सही 3 गलत। आपको गलत से कोई मतलब नहीं है, आपको सही आंसर चाहिए। तो 4 गो लगातार विषम संख्या है बुआ। विषम संख्या समझते हैं ना, 1 3 5 7 9 11 13 15, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 गो लगातार विषम संख्या की बात हो रही है, तो 6 का सॉल्यूशन है आपके बीच 4 लगातार विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या। तो मैंने पहला विषम संख्या x माना, पहला विषम संख्या जो सबसे छोटी विषम संख्या उसको x माना, तो x के बाद वाला जो विषम संख्या होगा वह इससे 2 ज्यादा होगा। सोच लो, सोच लो, आप सोच लो, आपको सोचने की आजादी है। पहला विषम संख्या मैंने x माना, तो दूसरा विषम संख्या x + 2 होगा। जरा समझिए 10th के बच्चे, जैसे मान लीजिए 19 पहला विषम संख्या है, तो इसके बाद वाला जो विषम संख्या होगा वो तो 21 होगा। 19 के बाद विषम संख्या तो 21 होगा, क्योंकि 20 तो सम संख्या हो जाता है। अब आप सोचो कि 19 में कितना जोड़ेंगे तो 21 होगा, तो जवाब 2 हुआ कि नहीं? तो जब हम x मान लिए पहला विषम संख्या, तो x में 2 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला विषम संख्या मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा विषम संख्या, तब इसमें 2 जोड़ दीजिए तो x + 4, और फिर चौथा विषम संख्या तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो x + 6। तो इस तरह से हमारे पास 4 गो लगातार विषम संख्या आ गया। अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है कि इन 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो है वह 6 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, प्रश्न से
माध्य निकालने का तरीका आपको मालूम है, सबको जोड़ दीजिए और जय गो संख्या को जोड़ना है तो ऐसे भाग देना है। तो संख्या कै गो है रे बउआ, 1 2 3 4 गो, तो चारों को जोड़ो और 4 से भाग दे दो। तो बस फटाफट कर लो ना, पहला जोड़, दूसरा जोड़, तीसरा जोड़, चौथा जोड़, चौथा जोड़ कथी चौथे तक है भैया, बटा में 4 अब बराबर कितना 6। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि माध्य 6 है। फटाफट जोड़िए, x x x x x, तो ये हो गया 4 गो x प्लस 6 4 10 2 12 और तिरछा गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, तो ये हो गया 4x बराबर 24 प्लस 12 का माइनस 12 और 24 में 12 घट गया तो 12 और यहाँ 4 तिहाई 12 कटा गया तो x का मान हो गया 3। अब प्रश्न में पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो है x प्लस 6, तो इसमें x का मान डाल दीजिए 3, तो 3 प्लस 6 बराबर 9, यानी इसका आंसर हो गया भैया जी 9। सबसे बड़ी संख्या हो गया आपका 9, तो इसका आंसर हो गया किसका 6 का आंसर होगा 9। ठीक है, तो 9 में आप लोग टिक कर दीजिएगा, 1 नंबर का हकदार हो जाइएगा। आ जाइए फटाफट 7 नंबर, यदि मौसा 392 3216 8 तो लौसा 392 3216 बराबर हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 392 और 3216 का मौसा क्वेश्चन में गिवन है 8 दिया गया है, तो यही दो संख्या का लौसा क्या होगा। तो आप 7 नंबर का सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए भैया, लौसा का जो सूत्र होता है वो होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बाटा मौसा, ऐसा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। तो पहला संख्या है आपका 392, तो यहाँ डालिए 392 गुना दूसरा संख्या है 3216, तो यहाँ पर डालिए 3216 और बाटा में आइए मौसा, तो मौसा कितना है बउआ 8 है, तो यहाँ 8 डाल दीजिए। अब 8 से काटिए ही कट जाएगा, 8 चौक 32 और 2 अंक उतरा तो एक 0 डाल दीजिए और 8 दूना का 16। अब आपके पास है 392 में 402 से गुना करना, तो ये गुना हम पहले से करके लिख चुके हैं, आप लोग गुना करके मिला लीजिएगा। ये आंसर आता है 157584, 157584 मतलब 1,57,584, यही है इन दोनों संख्याओं का LCM। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। लीजिए, तो नेक्स्ट कहाँ तक हो चुका है हमारा, 7 तक हो चुका है। चलिए 8 नंबर सवाल में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक है माने कितना है। चलिए तो 625 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं फटाफट। 8 नंबर सवाल, 625 ये संख्या कटेगा भैया कैसे, 5 से। 5 से इसे भाग दोगे, 5 एकम 5 और 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10 और 2 पर 5 25, 50 25, 125 बचे 625, फिर ये 5 से लगेगा तो 25 बचे 125 और 5 से लगेगा तो 50 25। अब तो हो गया काम खत्म। 625 के अभाज्य गुणनखंड में प्रश्न पूछा है कि 5 का अधिकतम घातांक क्या है। तो आप सोचो कि 625 को आप तो ऐसा लिख ही सकते हो, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 4 बार, तो इसका मतलब हो गया 5 का पावर 4। तो फिर वही तो प्रश्न पूछा है ना कि 5 का अधिकतम घातांक क्या है। देख लीजिए, आपको तो दिख ही रहा होगा कि कितना है 5 का घातांक। तो आंसर हुआ 4। तो इसी ऑप्शन को आप लोग अपना आंसर चूज करिएगा। सवाल नंबर 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौस ए कॉमा बी। ये तो बिल्कुल याद रखने वाला सवाल हुआ कि अगर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर ए कॉमा बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आता है, एक आता है, तो इस स्थिति में ए और बी को सह अभाज्य कहा जाता है। तो इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग कि ए और बी का अगर HCF एक होता है, इस स्थिति में वह सह अभाज्य कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 15, 12, 23 और 75। तो इसका सही जवाब है 23। अब जरा मैं इसको समझा देना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। 15 के सभी गुणनखंड लिखेंगे हम। सबसे पहले 15 के सभी गुणनखंड लिखेंगे। इसका मतलब 15 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, वही ना उनका गुणनखंड होगा। तब 15 1 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है और 15 से विभाजित होता है। यानी आप देख सकते हैं कि 15 के कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या दिया था 12, एक संख्या दिया था बुआ सा 12। अब हम 12 के सभी गुणनखंड लिख देंगे, 12 के सभी गुणनखंड लिख देंगे। तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। यानी 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 गो गुणनखंड हो गया। किसका बउआ? तब 12 का। अब है 23 का गुणनखंड लिखेंगे हम लोग। तो 23 1 से कटेगा और न तो 23 से कटेगा, बाकी कोई संख्या से 23 विभाजित नहीं होगा। तो चलिए 75 का गुणनखंड लिखते हैं। अब 75 का गुणनखंड, 75 1 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 25 3 75 एंड 5 से कट जाएगा, 15 5 75 एंड 15 से कट जाएगा, 15 5 75 एंड 25 से कट जाएगा, 25 3 75 एंड 75 से 75 कट जाएगा। तो इसके गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 गुणनखंड हो गए। कोई छूटा तो नहीं ना? ठीक है, 1 3 5 15। चलिए छोड़िए, हमको मतलब ये है कि जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, उसी संख्या को अभाज्य संख्या बोला जाएगा। जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, उसी को अभाज्य संख्या बोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 का भी 4 गुणनखंड है, 12 का 6 गुणनखंड है, 75 का 6 गुणनखंड है, लेकिन 23 एक ऐसा ऑप्शन था मेरे पास, 23 एक ऐसा ऑप्शन था मेरे पास जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है। यानी जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तीसरा कोई गुणनखंड उसका नहीं होना चाहिए। यानी जैसे ही किसी संख्या का 3 गुणनखंड हो जाएगा तो वह अभाज्य संख्या के कैटेगरी से हट जाएगा, वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसको यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको यौगिक संख्या बोलते हैं। तो इसमें हमारा 15 12 और 75 यौगिक संख्या है, लेकिन 23 अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज्ञान मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब 10वां पार्ट आपके सामने हाजिर रहेगा। आप लोग मेरे जितने भी पार्ट्स परीक्षा के पहले आएंगे उनको देखकर निश्चित रूप से आप एग्जाम देने जाइएगा। उस समय आपको एहसास होगा कि हम श्रीकांत सर के वीडियो से तैयारी की है ऑब्जेक्टिव का, तो आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। ठीक है, तो एक प्यारा सा वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सुना देते हैं। आपको गाना सुनने का मन है ना? चलिए। सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बस कोई नहीं जाना भाई, कोई नहीं जाना। तो बस अपने ज़िंदगी के एक एक पल का एंजॉय करो, अच्छा से पढ़ो, सबकी सेवा करो, देश की सेवा करो, दुनिया की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, अपने सेवा से लोगों को खुश करो। बस मैं तो समझता हूँ कि यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। बस और क्या बताऊँ। फिर अगले वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे और बहुत अच्छा प्यारा सा वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और अगले वीडियो में थैंक यू।